हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो बाकी के बचे हुए वर्क्स हैं उन सभी को अब हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहला ये वर्क है पोयम बाई टू ब्रदर्स, ये मुझे आपको पहली जो हमने क्लासेस से पहले ली थी उसमें आप पढ़ाना चाहिए था, लेकिन गलती से रह गया था। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टेनिसन का पहला पोइटिक वॉल्यूम था और पब्लिश हुआ था ईयर 1827 में। इसमें तीनों भाइयों की पोयम थी, अल्फ्रेड, चार्ल्स एंड फ्रेडरिक। मैंने आपको शायद बायोग्राफी में बताया हो कि ये तीन भाई थे, ठीक है, और तीनों के तीनों ही पोएट थे। और ये जो है ये जो पोएटिक वॉल्यूम है इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका स्कॉट मूर और लॉर्ड वायरन का। चीफ पोएम्स इन द वॉल्यूम्स आर ऑन सब्लिमिटी एंड मिडनाइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एनॉक आर्डे। बहुत ही अच्छी एक नैरेटिव पोयम है टेनिसन की, पब्लिश हुई थी 1864 में। तो ये जो पोयम है वो किसके बारे में, एक फिशरमैन के बारे में। और फिशरमैन का क्या नाम है, एनॉक आर्डेन, हु हैज़ बिकम अ मर्चेंट सेलर। तो वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को छोड़कर और अपने तीनों बच्चों को छोड़कर कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। ऐसा नहीं हमेशा के लिए छोड़ देता, अपना काम से जाता है अपने ओल्ड कैप्टन के साथ में। अब होता क्या है, ड्यूरिंग हिज वॉयज, उसकी वॉयज के दौरान, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा होती है, हिज शिप इज wrecked ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। तो उसका शिप खराब हो जाता है। ही इज लॉस्ट एंड रिमेन्स मिसिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। तो वो 10 साल तक लापता रहता है। तो इस बीच क्या होता है, उसकी जो वाइफ है, हाँ, जब वो वापस आता है, जब वो 10 साल के बाद वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है उसने फिलिप से शादी कर ली। ऑब्वियसली वो अपना कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेगी, है ना। 10 साल तक ये बंदा गया बरा। सी टेक्स एनोकॉर्डन टू बी डेड, क्योंकि वो समझ लेती कि एनोकॉर्डन जो है वो मर गया है। सी हैज़ अ चाइल्ड बाई फिलिप, और उसका एक चाइल्ड भी है, किसके साथ, फिलिप के साथ। अब क्या होता है, एनोकॉर्डन फाइंड्स हिज लाइफ टू बी अनफुलफिल्ड। अब एनोकॉर्डन को अपनी लाइफ कैसी लगती है, फुलफिल्ड लगती है। और होता क्या है, वन ऑफ हिज चिल्ड्रन इज डेड, हिज वाइफ एंड रिमेनिंग चिल्ड्रन आर बीइंग केयर्ड बाई फिलिप। इसी दौरान उसका एक बच्चा भी मर जाता है और बाकी के जो बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है, फिलिप के द्वारा की जा रही है। फिलिप हैज बीन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एज वेल एज हिज राइवल। फिलिप उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी रहा है, राइवल भी है। एनॉक डज नॉट से एनीथिंग, ही नेवर टेल्स दैट ही इज अलाइव। एनॉक कुछ भी नहीं कहता है, वो बताता ही नहीं है वो जिंदा है, क्योंकि देखो ये लाइन एंड में बहुत टचिंग है, ही डज नॉट वांट टू स्पॉइल हर हैप्पीनेस, क्योंकि वो अपनी जो पत्नी है उसकी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर अब वो बता देगा तो उसकी पत्नी को दो लोगों में से एक को चुनना पड़ेगा, है ना, जो उसके लिए बहुत ही कठिन निर्णय होगा। तो यहाँ पे एनॉक आर्डेन कुछ भी नहीं कहता है और वो सारी चीज़ें सह जाता है। ही कम्स टू फेस अ ट्रेजिक डेथ, एंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। ठीक है, तो बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है भाई इसकी। आगे देखते हैं यूलिसिस। यूलिसिस जो है वो टेनिसन का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, किसमें, ब्लैंक वर्स में। इट इज बेस्ड ऑन डांटेज इन्फर्नो, डांटे की इन्फर्नो पे बेस्ड है। लिखा गया था 1833 में और पब्लिश हुआ था 1842 में। इट रिफ्लेक्ट्स अ पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। ठीक है, यूलिसिस डज नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम, उसको टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही डज नॉट वॉन्ट टू सिट आइडली एट होम, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। वो घर पे बिल्कुल भी बैठा रहना नहीं चाहता है और ना ही वो अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड है। ही फील्स दैट ही हैज़ वेस्टेड टाइम विद हिज एज्ड वाइफ, ये नाम ध्यान रखना, पेनेलोप। ठीक है, इसकी वाइफ का क्या नाम है, पेनेलोप। एंड द अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इथाका, इसको भी ध्यान रखना। तो उसको ऐसा लगता है कि उसने अपना बहुत सारा समय जाया कर दिया है, बर्बाद कर दिया है अपनी एजिड वाइफ पेनेलोप के साथ और जो इथाका के अनसिविलाइज्ड पीपल हैं इनके साथ। अब होता क्या है, आगे क्या होता है, ही गिव्स द responsibility of Ithaca to his son Telemachus, who is fit for ruling over the savage people। तो वो जो इथाका के जितने भी अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जो भी जनता है वहाँ की असभ्य जनता है, उन पे रूल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसको दे देता है, टेलीमाकस, अपने बेटे को दे देता है। ठीक है, अब होता क्या है, ही लीव्स होम विद हिज कंपेनियंस टू गो ऑन अ मिस्टीरियस वॉयज। एक मिस्टीरियस वॉयज की तरफ निकल जाता है अपने कंपेनियंस के साथ में। ही बिलीव्स दैट ओल्ड एज इज नॉट एन एज ऑफ रेस्ट, जैसा कि हर कोई मानता है कि ओल्ड एज में आराम करना चाहिए, तो वो उसका ऐसा मत नहीं है। वो कहता है कि ओल्ड एज इज नॉट एन एज ऑफ रेस्ट, ऑनर कैन बी अर्न थ्रू हार्ड लेबर इवन इन ओल्ड एज। वो कहता है इस एज में भी ऑनर जो है वो अर्न किया जा सकता है कठिन परिश्रम के द्वारा। ही मोटिवेट्स हिज कंपेनियंस टू डू सम नोबल डीड्स बिफोर डेथ। अब देखो इसमें कुछ लाइंस है, वो याद रखना। कम फ्रेंड्स, इट इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। यहाँ पे वो मोटिवेट कर रहा है अपने फ्रेंड को कि अभी इतनी देर नहीं हुई है कुछ नया ढूंढने के लिए। नो डाउट टाइम एंड फेट हैव मेड देम फिजिकली वीक। टाइम और जो फेट है उन्होंने फिजिकली तो उन्हें वीक बना दिया है, बट दे हैव अनएंडिंग स्ट्रगल विद
अनसप्रेसिबल डिजायर, लेकिन उनके अंदर की जो डिजायर है वो मरी नहीं है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये भी एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। द पोएम सोज द हीरोइक टेम्परामेंट ऑफ यूलिसिस एंड हिज कंपेनियंस। अच्छा, इसमें ये जो पेनेलोप है, इसकी जो वाइफ है, इससे एक ईडियम भी है जिसका नाम है जिस ईडियम का नाम है पेनेलोप्स बे। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज रूटीनली अनडन और नेवर प्रोग्रेस, मतलब बहुत ही धीरे, कभी प्रोग्रेस नहीं करती कोई चीज़। इसमें कुछ लाइन्स है, जैसे ये मैंने आपको 2 लाइन्स बताई नहीं, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, नॉट टू यील्ड। एक और है, कम माई फ्रेंड दिस नॉट टू लेट, ये भी बता दिया अभी। आगे आई कैन नॉट वेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। ठीक है, तो ये कुछ लाइन्स हैं, आप इनको ध्यान रखना। एक और है इनका पोयम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये क्या है? टेनिसन की लिरिक है विच इज occasioned by the death of आर्थर हालम in 1833। ठीक है, आर्थर हालम की डेथ का उसी मतलब मौके के आसपास ये जो पोएम है वो लिखी गई थी 1833 में। इट इज़ composed probably in 1834 and published in 1842। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स ग्रीफ, पोएट के ग्रीफ को एक्सप्रेस करती है। द पोएट यूजेस सिंबल टू कन्वे हिज सेंस ऑफ ग्रीफ। द ब्रेक, इसमें वो सिंबल्स का यूज करते हैं अपने ग्रीफ को कन्वे करने के लिए। और सिंबल क्या है? ब्रेकिंग ऑफ वेव्स ऑफ द सी अगेंस्ट द स्टोन्स इज द ब्रेकिंग ऑफ पोएट्स हार्ट। जो वेव्स हैं, लहरें हैं जो टकरा रही हैं समुद्र के पत्थरों से, वो क्या दिखा रही हैं? पोएट का टूटा हुआ दिल दिखा रही हैं। ठीक है, इसमें जो है एक लाइन है, वो क्या है? ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट राइज इन मी, ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ठीक है, ये कुछ लाइन्स हैं, आप ध्यान रखना। अगली है क्रॉसिंग द बार। इस पोएम से इनका एपिटाफ लिया गया था, मैंने आपको बायोग्राफी में बताया था। ये एक शॉर्ट लिरिक है, पब्लिश हुई थी 1889 में ही। क्रॉसेस द रिवर सोलेंट, नाम ध्यान रखना, नाम पूछा जाता है रिवर का। ऑन एज बे फ्रॉम एडवर्ड टू फेरिंगफोर्ट, इन दोनों जगहों के भी नाम ध्यान रखना कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे। ही रिमार्क्स दैट ही इज क्रॉसिंग द बार, वो बार को क्रॉस कर रहे हैं। दिस बिकम्स द मेटाफर, और यही मेटाफर बन जाता है। ही कन्वेज द आइडिया ऑफ इज गोइंग फ्रॉम दिस लाइफ टू नेक्स्ट लाइफ। मेटाफर क्या है? मतलब ये जो 2 शहरों के बीच में जा रहे हैं, ये मेटाफर है कि वो इस लाइफ से उस लाइफ में जा रहे हैं। दिस पोएम कम्स टू हिम इन अ मोमेंट। It deals with the theme of death, immortality, and God. Crossing the bar stands for a symbol crossing the boundaries of this life in order to enter the next life. The poem has 4 stanzas of 4 lines. The poet has used monosyllabic words and vowel sounds. तो इसमें कुछ लाइन्स है, वो देख लो। Sunset and evening star and one clear call for me, and may there be no morning of the bar when I put out to sea. I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar। तो ये जो है ये इनका एपिटाफ भी था। आगे है अगला जो है वो इनकी जो लिरिक है जिसका नाम है सब गाला हेड। ये जो है इनकी एक लिरिक है, पब्लिश हुई थी 1842 में। सॉफ्टर पोएम है और ये आर्थेरियन लेजेंड पे बेस्ड है। इट इज़ रिलेटेड टू द एपिसोड ऑफ क्वेस्ट ऑफ हॉली ग्रेल। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोएट स्केचेज द करेक्टर ऑफ सर गालाहेड। ही सोज सर गालाहेड्स नोवेलिटी, प्योरिटी, फेथ एंड करेज। इनका जो नोवेलिटी, प्योरिटी, फेथ एंड करेज को हाईलाइट किया गया इस पोएम में। सर गालाहेड इज द सन ऑफ सर लैंसलॉट। लैंसलॉट जिसका जिक्र हुआ था अभी पीछे एक पोएम में, तो उनके बेटे हैं ये। द हॉली ग्रेल इज द लेजेंडरी कप विच वॉज यूज बाई क्राइस्ट एट लास्ट सफर। तो ये एक लेजेंडरी कप है जो कि क्राइस्ट के द्वारा यूज किया गया था उनके आखिरी सफर के दौरान। 3 नाइट इसमें दिखाए गए हैं, गालाहेड, पर्सिबाल एंड बोव्स कम्स टू द कैसल ऑफ कार्बोनेक। ठीक है, इस कैसल में आते हैं ये तीनों के नाम ध्यान रखना। दे सी क्राइस्ट इन अ विजन एंड टेक द ग्रेल फ्रॉम हिज हैंड। दे कैरी दिस कप टू सारास व्हेन सर गालाहेड डाइज द ग्रेल इज कैरीड टू हेवन। आफ्टर दैट इट इज नेवर सीन on this earth। The poem has an emphasis on the virtues of celibacy, virginity, purity and devotion। लाइन्स हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। O just and faithful night of God, ride on the prize is near, so pass I hostel, hall and Greenwich, by bridge and ford, by park and pale, all armed I ride, whatever betide until I find the holy grail। चलो नेक्स्ट है टिथोनस। टिथोनस टेनिसन का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि कंपोज किया गया था 1833 में और 1850 में पब्लिश हुआ था। मतलब दोनों की डेट, ये दोनों डेट जो है उसमें 27 ईयर्स का गैप है। टिथोनस कौन है? सन है लॉर्डमॉन ऑफ ट्रॉय का। इसकी मदर का नाम है स्टेरमो और प्रियम इसके भाई का नाम है। टिथोनस इज लव्ड बाई ऑरोरा, इसको यॉस भी बोलेंगे, ये इससे प्यार करती थी। तो जो ऑरोरा है वो ज्यूस से रिक्वेस्ट करती है कि टिथोनस को क्या बना दिया जाए? इमॉर्टल बना दिया जाए। लेकिन सी फॉरगेट्स
टू आस्क फॉर द एटर्नल यूथ फॉर टिथोनस, लेकिन वो एटर्नल यूथ तो मांगना भूल ही जाती है। अगर आप चलो अमर कर दिया जाए आपको और आप बूढ़े हो के अमर हो तो क्या फ़ायदा। 80-90 साल की जो एज हो जाती है जिसमें पूरा शरीर जवाब दे जाता है, आप एक तरह से खटिया पे पड़ने की नौबत आ जाती है। अब उस वहाँ पे रहकर आपको अमर कर दिया जाए तो आप भी परेशान हो जाओगे, है ना। तो यही हाल हुआ टिथोनस का। टिथोनस बिकम्स ओल्ड विद द पासेज ऑफ टाइम, हिज स्ट्रेंथ इज लॉस्ट, उसकी सारी ताकत चली गई। ही सीम्स टू बी मेयर अ वॉइस, बस खाली उसकी आवाज़ बह गई, ठीक है, लेकिन वो अमर था तो वो मर नहीं सकता था, बहुत बूढ़ा हो गया। यॉस लीव्स हिम, अब यॉस भी उसको छोड़ के चली जाती, वही यॉस जिसने टिथोनस को इमॉर्टल करने के लिए जियूस से रिक्वेस्ट की थी वो भी छोड़ देती है। अब इमॉर्टैलिटी एक तरह से टिथोनस के लिए क्या बन जाता है, कर्स बन जाता है, साप बन जाता है। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द पोएम इज नेम्ड एज टिथॉन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इन द पोएम टिथोनस आस्क्स Yours to give him immortality, which he grants with a smile. But he forgets to ask for youth. The poem presents a contrast between youth and age. Tithonus and the swan are the symbol of old age and death, while Eos is the symbol of youth and love. ये ध्यान रखना। Immortality without youth is useless. आगे देखते हैं लाइन से कुछ। And after many a summer dies the swan, man only cruel immortality consumes. Let me go, take back thy gift. वो कहता है अपना गिफ्ट ले लो, मुझे जाने दो। Why should a man deserve in any way to vary from the kindly ways of man? The gods themselves cannot recall their gifts. अब वो कह रहे हैं कि गॉड जो है वो खुद भी अपने गिफ्ट्स को वापस नहीं ले सकते। Release me and restore me on the ground. चलिए आगे अगले है जो है वो है चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। ये है एग्जामिनर, एक मैगजीन है द एग्जामिनर, उसमें 1854 में पब्लिश हुआ था। नैरेटिव पोएम है, इसमें बैटल ऑफ वालाक्लेव का जिक्र है, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर सेलिब्रेट्स द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। कुछ लाइन्स हैं इसमें, वो ध्यान रखना। लाइन्स हाफ अ लीग हाफ अ लीग हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ वोड द 600, कैनन टू द राइट ऑफ दैम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन इन फ्रंट ऑफ दैम। तो ये कुछ लाइन्स हैं, आप ध्यान रखना। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थॉमस हार्डी की बायोग्राफी।